नमस्कार। अब आते हैं बात डिस्क्वालिफिकेशन पर, कैसे इन्हें अयोग्य साबित किया जा सकता है। ठीक है, तो इन्हें जो है वो 3 तरीकों से हम ध्यान रख लेना अयोग्य साबित कर सकते हैं, मतलब इन्हें डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। तो पहला है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, मतलब संविधान के अनुसार। ठीक है, कि संविधान में लिखा है अगर उस चीज़ का वो पालन नहीं करते तो उन्हें क्या किया जाएगा, डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो कौन करेगा, तो जो हाउस का क्या होगा, प्रिसाइडिंग ऑफिसर होगा। तो लोकसभा में कौन बैठता है, स्पीकर। राज्यसभा में कौन बैठता है, चेयरमैन। ठीक है, तो अब दे रखी है कंडीशन। ठीक है, कि कोई एमपी जो है उसे कब अपना पद छोड़ना पड़ेगा, कब उसे हम डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं उसके पद से। तो कुछ यहाँ पर शर्तें दे रखी हैं। पहली शर्त कहा गया है कि लाभ के पद पर ना हो, नो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट हो। ठीक है, मतलब आम तौर पर अगर समझाया जाए तो किसी भी सरकारी पद पे ना हो। ठीक है, अगर है और एमपी भी है तो ध्यान रख लेना उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। ठीक है, और आर्टिकल कहाँ लिखा गया है, आर्टिकल 102 में लिखा गया है। इसके अलावा अनसाउंड माइंड ना हो, मतलब दिमागी तौर पर पागल ना हो, अगर है तो क्या कर दिया जाएगा, उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। उसके अलावा है इनसॉल्वेंट, मतलब दिवालिया ना हो। ठीक है, दिवालिया इन द सेंस कि लोन लिया है और चुकाने के अब पैसे ही नहीं है। ठीक है, तो ये दरअसल में पहली शुरुआत की शर्तें हैं ये, अगर आपको बनना ही है, अगर हो भी चुका है। ठीक है, कि अगर बैंक से पैसा लिया है और चुकाने में असमर्थ है तो ध्यान रख लेना उसको उसके पद से क्या करना पड़ेगा, इस्तीफा देना पड़ेगा। और अगर नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया, अगर भारत का नागरिक ही ना रहे तो। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति एमपी हैं और वो बाहर कहीं घूमने गए हैं फॉरेन कंट्री में और वहाँ किसी से शादी कर लेते हैं, वहाँ की पीआर ले लेते हैं, दूसरे देश के नागरिक बन जाते हैं, तो ऐसे में इंडियन की सिटीजनशिप ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, उसकी कैंसिल हो जाएगी। और जब इंडियन की नागरिकता कैंसिल हो जाएगी तो बधाई हो, उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा किसके पद से, एमपी के पद से। ठीक है, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट ये याद रख लेना कि लाभ के पद पर ना हो, अगर है तो क्या कर दिया जाएगा, उसको हटा दिया जाएगा। अनसाउंड माइंड ना हो, पागल ना हो, अगर है तो क्या कर दिया जाएगा, उसको हटा दिया जाएगा। उसके बाद दिवालिया ना हो और भारत का अगर नागरिक ना रहा हो तब भी उसे जो है एमपी के पद से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद आता है आरपीआई एक्ट 1951 में। ठीक है, अब यहाँ पर डिसीजन जो कौन लेगा, ठीक है, तो एक्ट आया है बकायदा, पार्लियामेंट ने इसको पास किया है। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो डिसीजन लेगा वो कौन लेगा, प्रेसिडेंट साहब लेंगे, लेकिन किसकी रिकमेंडेशन पर, किसकी सलाह पर, किसके ओपिनियन पर, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की सलाह पर, भारत के चुनाव आयुक्त की सलाह पर ही वो निर्णय लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मोटे तौर पर कहा गया है कि अगर उसने किसी इलेक्शन में क्या करा हो, ऑफेंस किया हो, करप्शन किया हो। ठीक है, मतलब चुनाव में कोई अपराध किया हो, भ्रष्टाचार किया हो, अगर ऐसे सबूत पाए गए हैं और उसकी जांच में ऐसा आता है तो ध्यान रख लेना उसे एमपी के पद से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। ठीक है, और अगर उसे किसी अपराध के लिए 2 वर्ष या उससे अधिक की सजा दी गई होगी तब भी उसे एमपी के पद से क्या कर दिया जाएगा, डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। अगर वो चुनावी खर्च बताने में क्या हो गया हो, असफल हो, बता ही नहीं पाया कि इतना खर्चा कैसे हो गया कैसे नहीं है, बता ही नहीं पाया कुछ भी, तब भी उसे एमपी के पद से क्या करना पड़ेगा, रिजाइन करना पड़ेगा। अगर सरकारी ठेकेदारी में क्या हो, इंटरेस्टेड हो, ठीक है, तब भी उसे क्या करना पड़ेगा, डिस्क्वालीफाई करना पड़ेगा। ठीक है, और अगर वो किसी ऐसे पोस्ट को क्या करता है, ग्रहण करता है जहां पर गवर्नमेंट की जो हिस्सेदारी है वो कितनी है, 25% है, तब भी उसे अपने पद से क्या देना पड़ेगा, इस्तीफा देना पड़ेगा। मतलब वो प्राइवेट कंपनी में भी काम नहीं कर सकता, खासकर ऐसी जगहों पर जिस कंपनी में गवर्नमेंट की हिस्सेदारी कितनी है, 25% है। ठीक है, और अगर डिसमिस फ्रॉम गवर्नमेंट सर्विस एंड डिसऑयल, मतलब अगर देश के प्रति ईमानदार ना रहा हो या फिर सरकारी नौकरी से उसे निकाला गया हो। ठीक है, तो ऐसे व्यक्ति को भी ध्यान रख लेना एमपी के पद से क्या देना पड़ेगा, इस्तीफा देना पड़ेगा। आ गया इतना समझ। चलिए अब देख लेते हैं तीसरा जो है वो क्या कह रहा है, ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन, मतलब अगर कोई व्यक्ति जो है एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जा रहा है तो उसे हम डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं, नहीं कर सकते, तो बिल्कुल कर सकते हैं। तो उसकी कुछ क्या है, शर्तें हैं, लेकिन इस मामलों में जो फैसला लेगा वो कौन लेगा, प्रिसाइडिंग ऑफिसर। लोकसभा का अगर है तो स्पीकर लेगा, और अगर राज्यसभा का है तो कौन लेगा, चेयरमैन लेगा। ठीक है, तो अगर कोई, ध्यान रख लेना, एमपी जो है अपनी मर्जी से पार्टी छोड़ देता है। ठीक है, तो अगर कोई एमपी क्या हो रहा है, अपनी मर्जी से क्या कर रहा है, पार्टी छोड़ रहा है। ठीक है, तो उसे क्या कर दिया जाएगा, डिफेक्शंस के आधार पर क्या कर दिया जाएगा, डिस्क्वालीफाई
कर दिया जाएगा। ठीक है, ऐसा क्यों? देखो अब कि जनता ने जब उसको वोट दिया होगा तो उसको वोट दिया, पार्टी को वोट दिया, तो अमूमन सी बात है जनता ने पार्टी की विचारधारा को ही वोट दिया होगा। अब वो क्या कर रहा है, अपनी मर्जी से पार्टी छोड़ रहा है, तो मतलब ऐसे में वो जनता के वोट की कदर नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ऐसे में सबसे पहले कहा कि ये मानना जाता है कि ठीक है भाई, जनता ने अगर वोट दिया है तो पार्टी बेस को दिया है, पार्टी की विचारधारा को वोट दिया है, ना कि किसी इंडिविजुअल व्यक्ति को वोट दिया है। तो अब उसे क्या कर दिया जाएगा कि वो तो जो है जनता के वोट की तौहीन कर रहा है। ठीक है, कि ठीक है भाई, अगर आप पार्टी छोड़ना चाहते हो, अब आप पार्टी की विचारधारा से खुश नहीं हो, तो एज अ आपको भी ध्यान रख लेना, एमपी के पद से क्या करना पड़ेगा, रिजाइन करना पड़ेगा। हम आपको क्या कंसीडर करेंगे, अब आम आदमी कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो ये बात याद रखना। अगर वो क्या, अब वही बात है कि अगर यही जो व्यक्ति है एक पार्टी को छोड़कर दूसरे पार्टी में जाएगा तो तौहीन होगी ना ये भी जनता की। तो मतलब ये बस यही इसी चीज़ को रोकने के लिए कि भाई जनता ने अगर आपको वोट दिया है, ठीक है, तो पर्टिकुलर विचारधारा की पार्टी है, ठीक है, तो जनता ने उसी विचारधारा से प्रभावित होकर आपको वोट दिया। अब आप जो है कह रहे हैं कि मैं पार्टी छोड़ रहा हूँ, मैं किसी दूसरी पार्टी में जा रहा हूँ, तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है, हाँ, अगर आप दूसरी पार्टी में जाना चाह रहे हो तो पहले आपको एमपी के पद से क्या करना पड़ेगा, रिजाइन करना पड़ेगा। अगर नहीं करते हैं फिर जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होंगे वो खुद ही कर देंगे। ठीक है, डिस्क्वालीफाई कर देंगे। उसके बाद अगर आप पार्टी के खिलाफ क्या कर देते हो, वोटिंग कर देते हो। ठीक है, तो आप सबको पता है कि जब लोकसभा में, राज्यसभा में कानून बनेंगे तो पार्टियां बोल देती हैं कि इस कानून को अपोज करना है या इस कानून का समर्थन करना है, और आप जो हैं वो बिरले ही हैं। पार्टी ने जैसा बोला कि नहीं मैं तो आपके अगेंस्ट चलूंगा, तो बधाई हो, जो आपको फिर जो पार्टी है वो क्या कर देगी, स्वयं निष्कासित कर देगी अपनी पार्टी से। तो एज जब ऐसा करेगी तो फिर बधाई हो, दो प्रिसाइडिंग ऑफिसर के पास जाएंगे, वो किसको क्या कर दो, डिस्क्वालीफाई कर दो। ठीक है, तो अगला है कि निर्दलीय अगर किसी पार्टी को ज्वाइन कर लेता है, ठीक है, तो कोई इंडिपेंडेंट खड़ा हुआ, अब जनता ने उसको क्यों चुना, क्योंकि वो भैया जी इंडिपेंडेंट खड़ा हुआ था। अब वो बोल रहा कि नहीं मैं तो ए पार्टी में जाऊंगा, बी पार्टी में जाऊंगा, सी पार्टी में, तो क्या बोलेगा प्रिसाइडिंग ऑफिसर कि आप ए में जाओ, बी में जाओ, सी में जाओ, लेकिन एज अ एमपी नहीं जाओगे, एज अ साधारण व्यक्ति जाओगे। आपको इलेक्शन लड़ना पड़ेगा, जीतना पड़ेगा, तब उस पार्टी में जाओ। लेकिन अगर आप, मतलब सिंपल याद रखो, एक पॉइंट में बोलूं कि जनता वोट दिया, तो जनता ने वोट दिया तो किसके दम पर, मतलब पार्टी की विचारधारा। ठीक है, चाहे ए पार्टी की हो, बी पार्टी की हो, सी पार्टी हो, या फिर आप इंडिपेंडेंट हो। तो अगर आप अब इन किसी पार्टी को छोड़कर किसी दूसरी पार्टी में जाना चाह रहे हैं, ठीक है, एक पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में जाना चाह रहे हैं, तो आप जा सकते हो, लेकिन एज अ एमपी नहीं जा सकते। बस एज अ सिंपल ऑर्डिनरी पर्सन जाओगे। अगर आप एमपी हैं तो आपको रिजाइन करना पड़ेगा। रिजाइन नहीं कर रहे हैं तो आपको जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होंगे वो खुद ही क्या करवा देंगे, रिजाइन करवा देंगे कि अच्छा जी चलते बनिए यहाँ से। ठीक है, और अगर नॉमिनेटेड मेंबर है, नॉमिनेटेड का मतलब वही राज्यसभा के 12 सदस्य हैं, ठीक है, लोकसभा में तो है नहीं। ठीक है, तो अगर वो क्या कर लेते हैं, ठीक है, अगर 6 महीने के बाद किसी पार्टी को क्या कर लेते हैं, ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपल सी टर्म है, सिंपल सी टर्म दी गई है कि ये जो राज्यसभा के 12 सदस्य हैं, ये अगर 6 वर्ष के 6 महीने के भीतर भीतर किसी एक पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं तब तो ठीक है जी, माना जाएगा, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 6 महीने का टाइम है उनके पास किसी भी एक पार्टी की विचारधारा से साथ जुड़ने का। ठीक है, एज अ एमपी जुड़ सकते हैं। लेकिन अगर 6 महीने के बाद जुड़ रहे हैं तो ध्यान रख लेना, फिर आपके ऊपर ये जो होगा एंटी डिफेक्शन लॉ क्या हो जाएगा, इम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो मतलब नॉमिनेटेड लोगों के लिए किसी एक पार्टी को ज्वाइन करने के लिए सिर्फ और सिर्फ कितने महीने का समय है, 12 महीने, सॉरी 6 महीने का समय है। ठीक है, और अगर 6 महीने के बाद ज्वाइन करते हैं तो ऐसा नहीं कर पाएंगे, फिर वो उन्हें वैसे ही रहना पड़ेगा। क्लियर, तो ये 3 यहाँ से याद रखना। मोटे तौर पर क्या पॉइंट याद रखना वो बता देता हूँ। इतना याद रख लेना कि कॉन्स्टिट्यूशनल की जब रिक्वायरमेंट आ गई तो इस मामलों में फैसला कौन लेगा। आरपीआई एक्ट आएगा तो उस बारे में फैसला कौन लेगा, ठीक है, प्रेसिडेंट के साथ। और तीसरा, जब डिफेक्शन लॉ आता है तो उस बारे में फैसला कौन लेगा। कम से कम इतने तो याद रख लेना, यहीं से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनेंगे। प्रोविजन आपसे कोई एक आधा पूछ लेगा,
खासकर इसके तो पूछ सकते हैं, तो आपको याद भी रखना है, क्योंकि हमारे यहाँ पर ऐसा होता ही रहता है कि एक व्यक्ति जो है दूसरे पार्टी में जाता ही रहता है, फिर वो ध्यान रखना कॉन्स्टिट्यूशनल के लूप होल का इस्तेमाल करता है। ठीक है, अब यहाँ पर इसी चीज़ को लेकर मुद्दा बनता है कि स्पीकर जो है वो रूलिंग पार्टी का होगा, ओपोजिशन पार्टी का होगा, तो वो क्या कर रहा है कि अगर मान लीजिए जैसे वर्तमान में बीजेपी की गवर्नमेंट है, ठीक है, और कोई व्यक्ति जो है वो सी पार्टी से बी पार्टी में आना चाह रहा है, और कांग्रेस वाले बोल रहे हैं कि ये तो इसके ऊपर भाई ये वाली चीज़ इम्प्लीमेंट करो, ऐसा करो वैसा करो, तो क्या ये सुनेगा? नहीं ना। तो कुछ थोड़े बहुत ऐसे आप लोगों को घटनाएं देखने को मिलती है जहाँ ये कानून जो है वो चर्चा में रहता ही रहता है। ठीक है, तो जरूर ध्यान रखना इसका। इसके अलावा देखिए जो वेकेंट ऑफ सीट्स हैं और किस किस आधारों पर जो सीट खाली हो सकती हैं एमपी की, ठीक है, वो बताया गया है। तो सबसे पहला कहा गया है कि अगर वो क्या कर देते हैं, रिज़ाइन कर देते हैं, तो एमपी के पद से उसे ऑटोमेटिक खाली हो जाएगी। इसके अलावा अगर वो अब्सेंट रहते हैं कितने दिनों तक, 60 दिनों तक विदाउट परमिशन, मतलब बताया ही नहीं है, ठीक है, तब। और अदर केसेस क्या है कि अगर उसके इलेक्शन को क्या कर दिया गया है, अवैध घोषित कर दिया जाए, तब भी उसे अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। हाउस से अगर निकाल दिया जाए तब भी उसे अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। अगर प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए उसे चुन लिया गया है, मतलब प्रेसिडेंट चुन लिया गया है, तो उसे अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। वाइस प्रेसिडेंट के लिए चुन लिया गया है, तब भी उसे अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। ऑटोमेटिक सीट क्या हो जाएगी, खाली हो जाएगी। और अगर उसके जो है गवर्नर, किसी राज्य का गवर्नर नियुक्त कर दिया गया है, तब भी उसे जो है, ठीक है, उसकी सीट क्या हो जाएगी, एमपी के पद से खाली हो जाएगी। ठीक है।